नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। राम मंदिर विवाद अब जल्द सुलझने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पहले सुनवाई के लिए तारीख पर तारीख पड़ती रही और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहानी को फिर वहीं पहुंचा दिया जहां से यह शुरू हुई थी। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इस मसले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाना चाहता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसके लिए राजी है ऐसा लगता है, लेकिन हिंदू पक्षकारों की राय बंटी हुई है। हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा ने मध्यस्थों के नाम सौंप दिए हैं ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन मंदिर निर्माण को लेकर हिंदू पक्ष में भी राय बंटी हुई है। हिंदू पक्ष राम मंदिर की जमीन पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या मध्यस्थता होगी और उससे क्या समाधान निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। राम मंदिर का मसला पेचीदा होता जा रहा है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट इसे जमीन विवाद मान रहा था, लेकिन अब कोर्ट के लिए ये आस्था का मामला भी बन गया है। इसलिए कोर्ट इस मामले को मध्यस्थता से सुलझाना चाहता है। मुस्लिम पक्ष और निर्मोही अखाड़ा ने मध्यस्थता पर सहमति जताई, लेकिन हिंदू महासभा और रामलला विराजमान को मध्यस्थता मंजूर नहीं है। फिर भी हिंदू महासभा ने पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, पूर्व चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर और पूर्व जस्टिस ए.के. पटनायक के नाम मध्यस्थ के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए हैं। वहीं निर्मोही अखाड़ा ने पूर्व जस्टिस कुरियन जोसेफ और पूर्व जस्टिस जी.एस. सिंघवी का नाम दिया है। मध्यस्थता के फैसले पर हिंदू पक्ष में राय बटी हुई है। हिंदू मुस्लिम को अगर कोई बाहरी दबाव न दे तो हिंदू मुसलमान जो थे तो चाहते हैं कि कहीं से सुलह हो जाए, राम मंदिर बने। अगर उच्चतम न्यायालय इस मामले को फिर लटकाना चाह रहा है तो निश्चित रूप से देश के लिए दुखद होगा। हम धर्माचार्य चाहते हैं कि कोर्ट जो है साक्ष्यों के आधार पर जो है जजमेंट दे और हिंदू मुसलमान उसको स्वीकार करें। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के रुख से इत्तेफाक रखता है। उनका कहना है कि कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो उन्हें मंजूर होगा। भाई हम कोर्ट की हर बात मानने के लिए तैयार हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही हम मानेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान का कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही मानेंगे। मध्यस्थता की वजह से अयोध्या विवाद के निपटारे में और देरी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी का मानना है कि मध्यस्थता से मामले में देरी नहीं होगी। इससे अगर नहीं होता है तो मुकदमे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुकदमे की सुनवाई तो 8 हफ्ते के बाद जब कोर्ट ये असेस करेगी कि मुकदमा अब तैयार है तो कोर्ट डेट फिक्स करेगी मुकदमे की सुनवाई की। तो कोई मुकदमे की सुनवाई में डिले इससे नहीं हो रहा है। बीजेपी मंदिर मामले में मध्यस्थता का स्वागत कर रही है, लेकिन राम मंदिर को लेकर किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। कोशिश अगर हो समझौते की तो कोई आपत्ति नहीं है हमको, लेकिन राम की जन्मभूमि जहाँ है वहीं चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं। बाकी कोई इतनी जमीन पड़ी है, बाकी कोई चीजें हैं, कोई समझौता अगर करना चाहता है तो उसमें अगर कोई समझौता होता है तो अच्छी बात है। सबसे बड़ा पेच यही है, अगर हिंदू पक्ष उस स्थान पर राम मंदिर के अलावा किसी और फैसले के लिए तैयार नहीं है तो मध्यस्थता की शर्तें तो पहले से ही तय हो गई, तो फिर और किन मुद्दों पर बातचीत होगी? क्या अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट भी अपने रुख में बदलाव कर दुविधा पैदा कर रहा है? और अगर इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट आपसी सुलह सफाई से निपटाना चाहता था तो फिर इतना लंबा इंतजार क्यों? तो ये पहली बार नहीं है जब इस मसले पर मध्यस्थता की बात हुई है, मध्यस्थता की चर्चा हुई है या कोशिश हुई है। और इसीलिए हम आपसे यानी दर्शकों से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अयोध्या मामले का हल मध्यस्थता से निकल सकता है? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दर्ज कराएं और ये राय हम आपको कार्यक्रम खत्म होते वक्त दिखाएंगे। आज की इस बड़ी चर्चा में हमारे मेहमान हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी, सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान विशेषज्ञ विराग गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह और शरद प्रधान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सबको मैं याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का एक समय तय किया हुआ है। अपनी पहली टिप्पणी इसी 90 सेकंड की समय सीमा के भीतर पूरी करने की कोशिश करें। ये वक्त खत्म होने की खबर आपको आपके कान में कुछ बीप्स और एक बजर के साथ मिल जाती है और वहीं पे आप अपनी बात ख़त्म कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और एक दूसरे की बात के बीच में कोशिश करें कि आपको न बोलना पड़े, न बोलें। और ज़्यादा टोका टाके होने पर फिर मैं वो ऑडियो बंद करता हूँ उस आदमी का जिससे बात नहीं हो रही है। उसके लिए मैं एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ।
विनोद बंसल साहब, विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर आंदोलन का ध्वजवाहक संगठन रहा है। मध्यस्थता से फैसला हो सकता है, नहीं हो सकता है, और हो सकता है तो क्या फैसला होगा? आलोक जी, देखिए, देश ने मध्यस्थता की हालत देखी है। जब जब वार्ता की बात आई, हिंदू समाज हमेशा से आगे रहा। हमने अनेक डॉक्यूमेंट और दस्तावेज उस पर वार्ता की मेज पर रखे, लेकिन अंततोगत्वा उन वार्ताओं का क्या असर हुआ? मुस्लिम पक्षकार भागते हुए नजर आया, वार्ता के टेबल पर नदारद नजर आए। तो इसलिए इस वार्ता का कोई, मुझे लगता है, औचित्य नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो वार्ता की बात है, वो उसी तरह से, कि भाई मैं कहता हूँ, जब निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने करना है कि ये मंदिर है या ये ज़मीन किसकी है, तब जब जमीन किसकी है तो इसका मतलब निर्णय किसी एक का होगा, दो के फेवर में कैसे हो सकता है? वार्ता के टेबल पर नेगोशिएशन किस बात का? जब जन्मभूमि राम की है तो मंदिर तो राम का ही बनेगा ना जी। मंदिर भव्य बनना चाहिए और उसी जन्मभूमि पर बनना चाहिए। अब तीसरी बात यह कि देखिए, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड निर्मोही अखबारे का बाद जो है सिरे से खारिज किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी डिवीजन ऑफ लैंड कर दिया। उसी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब बाद आया कि भाई ये मामले का निपटारा करिए और ये जो करेक्शन है सर्वोच्च उच्च न्यायालय के निर्णय का, उस करेक्शन को करके मामले को विवाद का पटाक्षेप करिए। तो ये जो षड्यंत्रकारी तत्व हैं लोग, जो 8-8 वीक का समय इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जाया करना चाहते हैं कि उन्होंने 2017 में दाखिल किए हुए अनुवाद को अभी तक पढ़ा नहीं। ये बड़ा विचित्र स्थिति है कि आखिरकार ऐसे सीनियर एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट फाइल किए हुए उनको अभी तक पढ़ने का 2 साल में समय नहीं मिला, तो आखिरकार 8 हफ्ते में कैसे मिल जाएगा? तीसरी और अंतिम बात ये कि उसी तरह से जैसे संसद ने कहा कि पीओके समेत संपूर्ण कश्मीर हमारा है, हम इसका एक एक इंच हमारे लिए कोई नेगोशिएशन का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, किसी के मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं कर सकते। उसी तरह से राम जन्मभूमि राम की है, हम उसकी एक एक इंच हमारे लिए पूज्य भूमि, पितृभूमि, देवभूमि है। इसका कोई भी समझौता नहीं हो सकता, कोई डिवीजन नहीं हो सकता, कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये हिंदू समाज का संकल्प है। तो आपका कहना है कि इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, अपने जो आप कह रहे हैं वही आपको मानना है। तो इसके बाद मध्यस्थता क्यों हो रही है और ये बात बार बार क्यों आती है? विराग गुप्ता, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, संविधान के जानकार भी हैं। ये देख के लगता है कि कहानी फिर वहीं बैक टू स्क्वायर वन कहते हैं जिसको अंग्रेजी में। पहले कहा गया मध्यस्थता से बातचीत, आपसी बातचीत से मामला सुलझा लीजिए, बहुत बार बातचीत की कोशिश भी हुई। फिर अदालत ने एक बार करीब करीब चेतावनी दी, आप लोग आपस में सुलझा लीजिए, नहीं तो हम फैसला सुना देंगे। उसके बाद हुआ कि अब हम नियमित रूप से रेगुलर सुनवाई करेंगे। लगा कि अब सुनवाई होने वाली है तो सुनवाई के लिए बेंच तय होगी, इस पर फैसला लटका। अब लग रहा है कि फैसला होगा, तब हो गया कि साहब एक बार फिर आप लोग मध्यस्थता की कोशिश कर लीजिए, इसके बाद हम फैसला सुनाएंगे, और फिर 8 हफ्ते की तारीख लग गई है। हो क्या रहा है? देखिए, राम मंदिर का मामला है तो पौराणिक अगर तरीके से बोलें तो पुनर्मूषका भाव, ये फिर से चूहे बनने की स्थिति आ गई है। मैं विनोद जी की बात सुन रहा था और विनोद जी ने बड़ी रोचक एक तुलना कर दी पीओके से, और जब पीओके से तुलना कर दी तो 2 बातें उनके जो उनका चुनाव घोषणा पत्र है, दोनों बातें आ जाती हैं, 370 और राम मंदिर। और आखिरी समय तक चुनाव घोषणा के पहले वो आरक्षण और दूसरे मसलों पर अध्यादेश ला रहे हैं, पर 370 और राम मंदिर पे अपनी जवाबदेही से क्यों बच रहे हैं, मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरे नंबर पर हमने अपनी पुस्तक में पहले भी बताया था कि अदालत से इस मसले का समाधान नहीं होता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो अब नए तरीके से जो बहस हो रही है कि अगर आस्था का विषय है तो प्रश्न इस बात का है कि राम मंदिर या बाबरी मस्जिद के प्रतिनिधि कौन हो सकते हैं। उस समय बाबर की जमीन थी क्योंकि वो शासक था, आज सरकार की जमीन है, सरकार वहां की शासक है, सोवरिन है, सरकार उस जमीन पर अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उसको एलोकेट करे। अब उस चीज से राजनीतिक कारणों से या सामरिक कारणों से सरकार बचना चाह रही है, मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला 9 साल से 8 साल से अटका हुआ है, और अब आप सेक्शन 89 सीपीसी के हवाले से बोल रहे हैं कि इसमें मीडिएशन हो जाए। फिर आप बोल रहे हैं कि अगर हमने फैसला दे भी दिया तो उसको दूसरे पक्ष कैसे मानेंगे। फिर आप बोल रहे हैं कि जमीन का नहीं, आस्था का मामला है। तो जुरिस्डिक्शन का इशू 8 साल 9 साल बाद लाना, ये हमारी लचर न्यायिक व्यवस्था को दर्शाता है। और मैं समझता हूं कि सिर्फ मैटर राम जन्मभूमि का नहीं है कि 8 हफ्ते की डेट क्यों लगती है, मैटर इस बात का है कि हम जुडिशियल रिफॉर्म्स कैसे करें जिसमें कि राम जी जैसे मुकदमेबाजी मटके हैं, वैसे लोगों को जल्दी न्याय मिले, और इसमें जिम्मेदारी सरकार की, न्यायपालिका दोनों की है। जी,
ये सवाल तो न्यायपालिका पर और हमारी न्याय व्यवस्था पर है, जिसमें सबको न्याय जल्दी मिले। और ये मामला इसलिए गहराता है क्योंकि अगर इस इतने बड़े मुकदमे में इस तरह की ढिलाई देखने को आ रही है, आम आदमी का क्या होता होगा ये सोचा ही जा सकता है। लेकिन चारू प्रज्ञा विराग गुप्ता ने वो पॉइंट आउट किया कि जब विनोद बंसल पीओके की बात उठाते हैं तो जो मसले भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ऊपर थे वो मसले 5 साल तक लटके क्यों रहते हैं, और इस वक्त सरकार के अंतिम समय में वो तेजी से एक के बाद एक अध्यादेश लाने की कोशिशें हो रही हैं, तो उसमें 370 वाला और राम मंदिर वाला ये 2 मामले क्यों नहीं निपटा रही है सरकार उस रास्ते से? आलोक जी, मैं एक बात बोलकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगी, और वो ये है कि आज हम अगर ऑर्डिनेंस की बात करते हैं तो हम सबको मालूम है एक ऑर्डिनेंस इस समय पर लीगल नहीं रहेगी। उसको सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड करवाना बहुत बड़ी बात है और नामुमकिन के करीब है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण वो तो अब से 6 महीने पहले आ गया होता तो वो लीगल रहता। हम इस लड़ाई को जिस भी तरीके से लड़ रहे हैं, हमारे मन में एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम इसको लीगल तरीके से ही आगे लेकर जाएंगे। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी इसमें निर्णय आएगा हम उसकी इज्जत करेंगे, उस निर्णय को मानेंगे और फिर आगे जाकर हम देखेंगे हमें क्या करना है। मंदिर बनाने के लिए हमारी पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और मंदिर हम वहीं पर बनाएंगे। जहां तक मीडिएशन की बात है, मेरा ये मानना है कि मीडिएशन को जबकि पहले भी ट्राई करा गया था, वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि उस वक्त जो इस मीडिएशन में माइनॉरिटी लोग इन्वॉल्व थे वो मीडिएशन के लिए आए ही नहीं थे। तो आधे अधूरे मीडिएशंस कभी काम नहीं करते। मुझे इस बार बस एक ये डर है कि क्या ये एक और डिलेइंग टैक्टिक तो नहीं है, लेकिन अगर ये एक डिलेइंग टैक्टिक नहीं है तो हम मीडिएशन के डिसीजन को भी वेलकम करेंगे। और मेरी उम्मीद ये है सुप्रीम कोर्ट से कि वो इसको एक टाइम बाउंड तरीके से अपने जजमेंट में लिख कर दें। वो ये बोले कि आप मीडिएशन करिए, आप सब लोगों को एक जगह बिठाइए, आप डिस्कस करिए, लेकिन इसको एक टाइम बाउंड तरीके से डिस्कस करिए, क्योंकि अगर अब इसको फिर हम 2-3 साल के लिए छोड़ देंगे तो ये बहुत लंबा समय खिंच जाएगा। जी ठीक है। महमूद पराचा, ये जो आज हुआ है और इसके बाद जिस तरह से मध्यस्थों के नाम भी सामने आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के करीब करीब सभी पुराने जजों के नाम आ जाएंगे, आपको लगता है इस प्रोसेस से कुछ होगा? जब ये तय हो गया है, सबका कहना है कि साहब राम मंदिर वहीं रहेगा और उस जमीन का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जाएगा, वो मध्यस्थता किस चीज़ के लिए होने वाली है और कौन कौन लोग बैठेंगे, उनकी बात कौन सुनेगा? देखिए, जहाँ तक मेरा ज़ाती ओपिनियन है, इस मुकदमे में कोई भी मध्यस्थता कभी भी नहीं हो सकती। और एक और इंग्लिश में कहावत होती है, राइटिंग ऑन द वॉल। ये लोगों को नज़र आना चाहिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस तरफ इशारा कर रही है, और जो लोग देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जो है उससे भी कॉन्शियस है कि ये मुद्दे को, राम के नाम को, जो कि एक रिस्पेक्टेड नाम है अक्रॉस द कटिंग अक्रॉस एवरी लाइन, तो उसका किस तरीके से मिसयूज करा जा रहा है पॉलिटिकल फायदे के लिए। देश की ऐसी बातों का, जिस प्रकार से सेना का मिसयूज करा जा रहा है राजनीतिक लाभ के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम राम के नाम पे देश में माहौल नहीं खराब करना चाहती। ये एक जिम्मेदारी है माननीय उच्चतम न्यायालय की भी, इसीलिए शायद वो इसको अभी मध्यस्थता में डालना चाह रहे हैं। मगर मध्यस्थता तब होती है जब दोनों पक्ष इस बात के लिए तैयार हों कि इसके 2 फैसले हो सकते हैं या इसके 2 रिजल्ट हो सकते हैं। लेकिन जब हमारे विश्व हिंदू परिषद साफ तौर पे कह रहे हैं और बीजेपी भी साफ तौर पे कह रही है मंदिर वहीं बनेगा चाहे कुछ भी फैसला हो, तो ये तो बिल्कुल ही बेवजह है मध्यस्थता। मगर सुप्रीम कोर्ट का अपना कंसर्न है, वो भी जायज़ है। मगर हम यहाँ एक बार फिर यही बात कहना चाहते हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी का सिर्फ राम मंदिर का और राम के नाम का दुरुपयोग सिर्फ भारत के संविधान को छिन्न भिन्न करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इनका कोई मतलब नहीं है राम मंदिर से, इनका कोई मतलब नहीं है देश की सुरक्षा से। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं, कोई भी हद तक जा सकते हैं, सेना का दुरुपयोग कर सकते हैं। और जब भी कोई इनकी क्रिटिसिज्म करता है, हम मोदी जी के बारे में बोलेंगे तो ये बोलेंगे राम जी की आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो, मोदी जी की क्रिटिसिज्म करेंगे तो बोलेंगे आप भारत की सेना की क्रिटिसिज्म कर रहे हो। इस प्रकार की अगर मानसिकता हो किसी पॉलिटिकल पार्टी की कि वो देश का नुकसान करके अपना फायदा कर सकती है, तो ये बुनियादी वजह है इसकी, जो ये सारा मसला है। ठीक है, इस पर हम आते हैं। मौलाना साजिद रशीदी, आप ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से भी जुड़े हुए हैं।
ये बताइए कि ये बात बहुत बड़े पैमाने पर होती है, ख़ास तौर पे हमारे देश के बहुत सारे हिंदू लोग जो देखना चाहते हैं कि वहाँ मंदिर बन जाए, और बहुत सारे मुसलमान भी, वो कहते हैं किसी तरह ये बवाल कटे, अब ये हल हो जाना चाहिए। और राम जन्मभूमि है, राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, तो मुस्लिम पक्ष को उदारता दिखाकर ये ज़मीन दे देनी चाहिए। ऐसा विचार आपके मन में नहीं आता है? सर, बड़ी अजीब बात है जब कोर्ट के बजाय टीवी पर बैठकर फैसले होने शुरू हो जाते हैं कि साहब ऐसा कर लीजिए और ऐसा हो जाएगा। नहीं, मैं विचार पूछ रहा हूं। और उदारता सारी की सारी, सर मैं वही बता रहा हूँ, उदारता सारी की सारी मुसलमान के लिए है, किसी और पक्ष के लिए या किसी और समुदाय के लिए नहीं है। सारी उदारता मुसलमान के लिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट ने एक बात कही है कि साहब 8 हफ्ते तक इस पर कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आप लोग बैठ जाएं, आपस में हो सकता है मिल बैठकर कोई हल निकल जाए। इससे कोर्ट की प्रक्रिया पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं। कोर्ट की प्रक्रिया अपने हिसाब से चलेगी। ये एक नया एंगल कोर्ट ने दिया है, और मैं समझता हूं कि इस मसले का हल बैठकर ही बेहतर निकल सकता है। चूंकि जो लोग राजनीतिक लाभ इसका शुरू से उठाते जा रहे हैं, जो लोग 200 से 350 पर पहुंच गए हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि तीनों पक्ष बैठकर इस मामले को सुलझा लें। वो हमेशा ये चाहेंगे कि ये मामला कोर्ट में लटका रहे, लंबित रहे, और कोई आदमी बैठकर इस पर निर्णायक फैसला ना कर सके, कोई बात इस पर निर्णायक ना हो सके। ये वही लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि साहब नहीं, इस पर तो बैठा ही नहीं जा सकता। सवाल ये है कि मध्यस्थता का मतलब होता है गिव एंड टेक। मध्यस्थता वही होती है जब आप कुछ दें कुछ लें। अगर आप ये कहें कि साहब मुस्लिम पक्ष को छोड़ देना चाहिए और बैठ जाएं आकर इस पर, तो मैं समझता हूं कि ये तो मध्यस्थता नहीं है, ये तो आप अपना हुक्म नाफिज करने वाली बात कर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि हमें कहीं ना कहीं एक कदम पीछे लेकर तब इस काम को कर लेना चाहिए। ठीक है, आपका कहना है कि एक तरह से ये हुक्म मानने की बात हो रही है, तो मध्यस्थता की जो हालत है वो दिख रही है कि, और ये अगर 8 हफ्ते में ये फैसला होना है, 8 हफ्ते के अंदर मध्यस्थता से कोई फैसला निकल आएगा, इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। रामकृपाल जी, अभी कुछ दिन पहले हमने सुप्रीम कोर्ट को सुना कि ये साफ कर दें कि हम विशुद्ध रूप से एक टाइटल सूट का फैसला करने जा रहे हैं, हम संपत्ति का विवाद निपटा रहे हैं और हमें इसमें आस्था से कोई लेना देना नहीं है। आज हम सुप्रीम कोर्ट में सुन रहे हैं कि हम देश की बॉडी पॉलिटिक का ख्याल रखे बिना कैसे सोच सकते हैं। तो दोबारा ये टाइटल सूट से आस्था का सवाल हो गया है। प्रश्न ये है कि ये आस्था का सवाल है या टाइटल सूट है? क्या ये बिना आस्था का टाइटल सूट है? अगर इसमें आस्था नहीं होगी तो यहाँ टाइटल सूट कौन लड़ रहा था उस जमीन के लिए? और इस तरह की बातें हमको कहाँ पहुँचा रही हैं जो अब तक नहीं हो पाया, अगले 8 हफ्ते में ये मध्यस्थता से हल हो जाएगा, ऐसी उम्मीद भी करनी चाहिए। आलोक जी, जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं उन्हें भी अच्छी तरह मालूम है कि ये उम्मीद झूठी है। और मैं अगर कहूं कि कुछ चीज़ों का लटके रहना ही उनका हल होता है, ये स्थिति ये है कि एक ऐसा मुद्दा है जो अभी आपने शुरुआत में भी कहा कि देखिए, इस मुद्दे पर ये कहना कि फलाना किसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये कहाँ तक स्वीकार है? इतने लोग हैं, जनता जानती है कि इस मामले में मध्यस्थता का कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली अदालत चाहे जितना इसको खींच ले, चाहे जितना आगे जाए, इस देश में संविधान और राष्ट्र के हित में है कि अदालत को फैसला लेना पड़ेगा। वो चाहे लोकप्रिय हो, अलोकप्रिय हो, चाहे वो सबरीमाला की तरह हो, चाहे जो भी हो, लेकिन अल्टीमेटली इसके सिवाय कि अदालत फैसला दे और दूसरा कोई इसका रास्ता नहीं है। इसको आप जितना भी चाहे टालते जाइए कि अभी हमने 2 लाख पेज हैं, पढ़े नहीं है, फलाना नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद से आज तक 8 और 9 साल हो गए। ये सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर के देखिए, न इसमें राजनीतिक दल भी नहीं चाहते हैं कि जल्दी इसका हल निकले। आप बताइए मुझे कि जो विवादित जमीन है उसके अलावा जो विवादित नहीं है उस पर आज 5 साल तक क्यों कोई फैसला नहीं किया गया? एकदम लास्ट में ये बात होती है कि अब वो जमीन हम दूसरों को वापस दे दें। सीधी बात यह है आलोक जी, इस मसले का हल अदालत को ही करना है। अदालत चाहे जितना टाइम ले ले, अदालत के फैसले के अलावा कोई मध्यस्थता का कोई मतलब नहीं है। जो जजेज
का नाम दिया गया है, सवाल इस बात का है तो आप अदालत में ही बहस कर लीजिए ना। जब तक जुडिशियरी के अध्यक्षता में मध्यस्थता हो तो ये तो अदालत में हियरिंग के दौरान भी हो सकती है, उसके लिए कोई सेपरेट करने की मुझे नहीं आवश्यकता लगती है। तो मेरा ये कहना है कि अदालत चाहे जितना भागे, अल्टीमेटली अदालत को फैसला देना ही पड़ेगा इस मुद्दे पर। जी शरद प्रधान जी, ये अभी रामकृपाल जी ने कहा कि अदालत जितना भी बचना चाहे, प्रश्न ये है कि ये मुद्दा ऐसा है कि जिस पर फैसला देने से लगता है सभी बचना चाहते हैं। सरकार भी नहीं चाहती कि वो लोगों को बैठा के सेटल करवा दे, अदालत भी नहीं चाहती है कि उसको फैसला सुनाना पड़े। क्या वजह है? वरना क्या 1947 में, 1960-61 में जब ये मामला पहली बार आया था, क्या इसको आसानी से सुलटाया नहीं जा सकता था? क्या वजह है कि ये कहानी यहां तक चली आ रही है? देखिए, ये एक तो ये दर्शाता है कि हमारी जुडिशरी जो है वो कितना ज़्यादा केसों को लटकाने में उनको कितना आनंद आता है, या जो भी है उनको कंसर्न नहीं है। और ये आज की डेट में इस स्टेज पे पहुंचने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट इससे जो है पल्ला झाड़ लेना चाहता है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की जाती है, और बिल्कुल रामकृपाल जी की बात से एग्री करता हूं कि अलावा कोर्ट के इसमें मध्यस्थता से कोई भी कंक्लूजन कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देखिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, तब होती है मध्यस्थता, तब हो पाती है जब दोनों पार्टीज इक्वल लेवल पर हो और दोनों में कॉम्प्रोमाइज करने का मादा हो। यहां बड़ा स्पष्ट है कि जो मुस्लिम साइड है वो इस बात से राजी है कि जो भी फैसला होगा हम मानेंगे, लेकिन हिंदू साइड का दुर्भाग्यवश ये अप्रोच रहती है कि नहीं, हमारे फेवर में होगा तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो ये बड़ा ये कोई मध्यस्थता का स्टैंड नहीं है। इसलिए बेटर है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन हो तो सुप्रीम कोर्ट दे। ये ठीक है कि एक ये फोरगॉन कंक्लूजन है कि साहब हिंदू उसको नहीं मानेंगे अगर उनके खिलाफ गया, तो ये उसका फिर सुप्रीम कोर्ट देख। लेकिन कोर्ट के अलावा देखिए, कोर्ट की एक बाइंडिंग होगी, और कोर्ट के बगैर अगर ये कोई फैसला होता भी है और फर्ज कीजिए कि दे दिया जाता है हिंदुओं को मध्यस्थता के जरिए से, तो ये खोल देगा बहुत से और रास्ते, और इस तरीके के तमाम केसेस और उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए बेटर है कि लीगल फ्रेमवर्क में जो भी कुछ हो, लीगल फ्रेमवर्क में हो, और कानून के तहत देश के हाईएस्ट कोर्ट के आदेश के तहत होगा, तो सबको मानना पड़ेगा। जी विराग गुप्ता, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं शरद जी की 100 में 99 बातों से हमेशा सहमत रहता हूं। आज थोड़ी सी मेरी असहमति है। मेरा मानना यह है कि इस मामले का फैसला कोर्ट से कभी भी नहीं हो सकता है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांटा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखती है तो भी ये अस्वीकार्य होगा हिंदू पक्ष को, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये 1/3 जमीन क्यों देनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में वो पूरा फैसला बदल जाए इसकी उम्मीद कम है, नंबर 1। नंबर 2, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे भी दे तो नए पक्ष आ जाएंगे, जैसे डॉक्टर स्वामी हैं, वो बोलते हैं मेरा राइट टू प्रेयर है। तो आस्था का जब सवाल आ जाता है तो देश में कोई भी व्यक्ति एक नई पिटीशन, नई रिव्यू पिटीशन फाइल हो जाएगी। अब मैं आता हूं, जो प्रज्ञा जी बार बार बोल रही थी, मैं उनसे पूरी तरह से असहमत हूं। 3 बिंदु हैं। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए। मेरा पहला सबसे बड़ा सवाल है कि केंद्र सरकार इसमें पार्टी क्यों नहीं है? केंद्र सरकार ने 5 सालों में एक बार भी एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई कि डे टू डे हियरिंग करनी चाहिए? सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार की तरफ से क्यों नहीं अपीयर हुए? नंबर 1। नंबर 2, जब वो बोलती हैं कि इसमें अदालत की अवमानना होगी, आप SC/ST में, रिजर्वेशन में, तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाके अध्यादेश लाते हैं, पर इस मामले में आपने अपनी एप्लीकेशन फाइल किया है आखिरी समय में, जिसमें आपने बोला है कि ये जमीन हमको वापस कर दिया जाए और हम इसको दे दें। उस एप्लीकेशन को क्यों नहीं प्रेस किया आपने? तो प्रश्न इस बात का है कि यह एक मसला इस बात का है कि त्रेता युग के राम थे, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। उन्होंने सन 93 में बोल दिया था कि यह फैसला करना हमारा काम नहीं है। 1528 के बाद अगर जमीन का विवाद होता है वो फैसले को कर नहीं पाएगा। यह त्रेता बनाम 1529 की लड़ाई है, आस्था बनाम तथ्यों की लड़ाई है। इसमें जमीन हमेशा सॉवरिन सरकार की होती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति से सरकार को इसमें फैसला करना होगा।
सरकार चुनावी लाभ से या राजनीतिक लाभ नुकसान के हिसाब से इसमें करेगी। विश्व हिंदू परिषद को अभी कुछ दिनों पहले तक बहुत जल्दी थी कि चुनाव के पहले इसका फैसला होना चाहिए। अब उन्होंने अपनी एप्लीकेशन, भाजपा ने जो सरकार ने डाली है उस एप्लीकेशन पे कोई प्रश्न नहीं किया गया। तो मैं मानता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट के 9 सालों का जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनकी अगर एक स्क्रूटनी हो जाए तो देश की न्यायिक व्यवस्था और देश की सरकारी व्यवस्था सब दुरुस्त हो जाएगी। जी प्रज्ञा इसका जवाब देना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले महमूद पराचा हाथ उठा रहे हैं। महमूद जी एक छोटा कमेंट कीजिएगा। आलोक जी, मैं महमूद जी का एक कमेंट ले लूं। छोटा कमेंट ये है कि देखिए, सबसे एक जो वो सिल्वर लाइनिंग कहते हैं क्लाउड्स में, डार्क क्लाउड्स में, वो है ये कि आरएसएस और बीजेपी ने राम मंदिर को चुनावी मुद्दा छोड़ दिया। तो ये सबसे अच्छी बात है हमारी देश की डेमोक्रेसी के लिए कि हमारे देश, इनको समझ में आ गया कि देश की जनता राम के नाम पे बेवकूफ नहीं बनने वाली। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, इसको हमें सैल्यूट करना चाहिए। जी, मैं प्रज्ञा के पास जाऊं उससे पहले मैं एक बार जरा पब्लिक की आपको राय दिखा दूं। क्या जनता से हमने पूछा कि क्या अयोध्या मामले का हल मध्यस्थता से निकल सकता है? आइए देख लें क्या कह रहे हैं वो लोग। मध्यस्थता से इसका इलाज हो सकता तो 10 साल पहले ही हो चुका होता। या तो आप बैठ के 40% का इंतजार करिए, मुसलमान 40% हो जाए तो आपको मध्यस्थता से दे देगा। मध्यस्थता से निर्णय होता है तो अभी तक निर्णय हो गया होता है। ठीक, लोग न्यायालय का शरण नहीं जाते। अब माननीय न्यायालय को रीजन देना चाहिए, न कि ये कि मध्यस्थता से काम करा लीजिए। ये तो लिंगरान हुआ। नहीं सर, अभी टाइम लगेगा इसको थोड़ा सा। बाकी लास्ट डिसीजन कोर्ट को ही करना पड़ेगा। जब तक कोर्ट जाए इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी तब तक ये काम होगा नहीं। इतने कोर्ट ऑर्डर दे नहीं देगी, ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा, इतना किसी का कुछ नहीं होगा। अब तक तो नहीं निकल पाया, अब उम्मीद भी नहीं रह गई। कारण ये है कि भाई आप न्यायपालिका और राजपालिका के चक्कर में 20 साल 25 साल हुई। देखो, मध्यस्थक बातें नहीं, ये हिंदुस्तान में है, ये हिंदू नगरी है, यहाँ सारी चीज हिंदुओं के साथ है। यहाँ किसी की कोई उसका विरोध भी नहीं कर रहा है। जी, चारों प्रज्ञा, जो विराग गुप्ता ने सवाल उठाए उनका जवाब आप दें और जो लोग कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। जो ज़मीन खाली थी, जो ज़मीन विवादित नहीं है, उसको वापस लेने और उस पर जो भी काम करवाना था उसकी इजाज़त देने के लिए भी 4.5 साल तक पहल क्यों नहीं की गई? आज क्यों याद आ रही है? जी, क्योंकि उसके बारे में भी पहले से सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन फाइल करी हुई थी जिसका डिसीजन अभी सितंबर अक्टूबर में आया है। उसके बाद हम लोगों ने बोला जो अविवादित ज़मीन है उस पर अगर आप हमको परमिशन दें, हम ओरिजिनल ओनर्स को उसको लौटा दें, तो वहाँ पर हम मंदिर का निर्माण शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही लॉजिकल और ये बहुत ही लीगल रास्ता है। जो भी लॉ समझता है वो समझ पाएगा। लेकिन जो पैनल पे मेरे वकील मित्र बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी, आप इस इशू को ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अगर आप इसको सिर्फ एक लैंड डिस्प्यूट समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मान लिया है कि ये सिर्फ एक लैंड डिस्प्यूट नहीं है। आज जस्टिस बोबड़े ने बहुत क्लियरली बोला ये एक आस्था का विषय है और हमें उस बात को हमेशा याद रखना पड़ेगा। और ये आस्था सिर्फ हिंदुओं की आस्था नहीं है, ये हिंदुस्तान की आस्था है, ये हमारे देश की पहचान है। मंदिर और मस्जिद हम कहीं पर भी बना सकते हैं, पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि दूसरी नहीं आएगी। और इस बात पर अगर हम विवाद ना करें वो ही बेहतर है, क्योंकि मैं जितने मुस्लिम भाइयों से भी बात करती हूँ वो भी सब यही कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है, ये राम की जन्मभूमि है, यहीं पर उनका मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि जन्मभूमि तो नहीं तो ठीक है। तो इतना महत्वपूर्ण मामला है चारों प्रज्ञा जी, तो ये मामला इतनी प्रायोरिटी में नीचे क्यों आ रहा है? इतने समय तक इसका इंतजार क्यों हो रहा है? आपने कहा कि सरकार ने मांग की, सरकार, एक सेकंड में अपनी बात कर लूं। प्रज्ञा जी गलत बोल रही हैं। जिस तरीके की प्रज्ञा जी, मैं एक सवाल पूछूं, तरीके की अर्जियां लगाया जा रहा है। नहीं मैं बताऊं, आपने कहा कि ओरिजिनल मालिकों को जमीन लौटा दी जाए। वो ओरिजिनल मालिक कौन है, आपको इस बात का अंदाजा है? आप खुद एक वकील हैं, उस जमीन के ओरिजिनल मालिक कौन है? बोलने में मुझे मेरी खुद की आवाज नहीं आ रही है। आई विल अप्रिशिएट इट अगर आप मेरी बात, आप मेरा सवाल सुन लें तो मैं उसका जवाब आप बेहतर दे पाएंगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको पता है कि वो ओरिजिनल मालिक उस जमीन के कौन है? खिसकाने से लेकर
ये बोलने से लेकर कि 2019 के बाद अब सुनवाई करें तो बेहतर होगा, इस सब को हम कहते हैं राजनीति खेलना मंदिर के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने ना पहले अपनी बात बदली थी ना आज बदली है। हम तो आज भी उतने ही कॉन्फिडेंस से कहते हैं हाँ हम मंदिर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप बताइए हमारी बात कहाँ बदली गई। लेकिन जरूरी ये है कि हम उसको लीगल तरीके से बनाएंगे। एक ईंट रखकर हमें अपना काम खत्म नहीं करना है, पूरा अपना मंदिर बनाना है और भव्य बनाना है। पूरी दुनिया की नजरें हमारे देश के ऊपर है, इस मंदिर के ऊपर है। हम इसको गलत तरीके से कैसे बना सकते हैं? जी चारू जी, मैं 1991 में उस जमीन पे गया था जिस जमीन का आप जिक्र कर रही हैं। चुनाव से पहले होने से क्या 1991 में 1991 वो ऑर्डिनेंस तब आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट से ये मैटर्स खारिज कर दिए गए हैं। पर राम मंदिर का मैटर तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो ऑर्डिनेंस कहां से आएगी? आप जिस भी केंद्र सरकार पार्टी क्यों नहीं है? SC/ST एक्ट हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक, जमीन केंद्र सरकार की। नहीं, आप सुन नहीं रही। मैं प्रॉब्लम यह है कि आप बात सुन नहीं रही हैं। आप जो सवाल पूछ रहा हूं उसको सुन नहीं रही हैं। मैं 1991 में उस जमीन पर गया था जिस जमीन का आप जिक्र कर रही हैं, और तब वो जमीन, वहां जो छोटे छोटे मंदिर थे बहुत सारे, उनको गिराकर खाली करवाई गई थी। उन मंदिरों को खरीदा गया था। उस जमीन का ओरिजिनल मालिक जिसे लौटाने की आप बात कर रही हैं वो कौन है, आप बता सकती हैं? जो अविवादित जमीन है, बिल्कुल कौन है? एक मिनट, बहुत अच्छा सवाल। देखिए वो एक मिनट, जिस बोर्ड के पास वो जमीन है वो इस वक्त ट्रस्ट में पड़ी हुई है हमारी सरकार के पास। विराजमान की जमीन है। नहीं, बंसल जी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उसके ऊपर हमको कंस्ट्रक्शन करना है तो उस जमीन को लौटाना तो पड़ेगा। हाँ, वो किसको लौटाएंगे यही तो पूछ रहा हूँ मैं। आप किसको लौटाएंगे? आपने कहा ओरिजिनल मालिकों को लौटाएंगे। वो ओरिजिनल मालिक कौन है जिनको लौटाया जाएगा? मैं आपको बता सकता हूँ कि वो किसकी जमीन है, आप बता सकते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के नाम ने वो जमीन खरीद ली थी। इस मस्जिद की जो विवादित जमीन है उसके आसपास की सारी जमीन राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने खरीद ली थी। मस्जिद के आसपास की, मस्जिद की नहीं। लेकिन नहीं, वो आप कहें विनोद जी, मैं उसको नहीं रोक रहा। वो जमीन इस वक्त स्टेटस को पर है, सरकार के पास पोजीशन है, लेकिन कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं है। कंस्ट्रक्शन की परमिशन तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से तो सरकार ने वो जमीन जब एक्वायर कर रखी है, सरकार के पास है, सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पार्टी क्यों नहीं है? पहले की सरकारें नहीं थी, वो रामद्रोही सरकारें थी। आप लोग तो राम की सरकार हैं, आपकी सरकार पार्टी क्यों नहीं है सुप्रीम कोर्ट में? जब हमने रिट पिटिशन फाइल करी है तो उसमें सरकार की तरफ से ही तो वो रिट पिटिशन है। आप बताइए, हम उसकी सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि विवादित जमीन तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, बाकी तो जमीन विवादित नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर रिट पिटिशन को अलाउ करती है, उसमें पॉजिटिव ऑर्डर देती है, हम तो बोल रहे हैं अगर हमको एक भव्य मंदिर बनाना है, वो छोटे से 1/4 एकड़ टुकड़ी जमीन पर तो बन नहीं सकता है। ठीक है, विराग गुप्ता। नहीं, देखिए प्रज्ञा जी तीन बातों को मिक्स कर रही हैं और मैं समझता हूं कि पहले नंबर पर, हाँ आ रहा हूं विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगा। किसकी है वो जमीन उसमें से कुछ जमीन सरकार ने भी एक्वायर किया था और लीज में दिया था राम जन्मभूमि न्यास को। नंबर 1। नंबर 2, जो बहुत बड़ा सवाल है कि जब बात कर रही हैं कि सितंबर में कोई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, वो एप्लीकेशन केंद्र सरकार ने नहीं फाइल किया था। केंद्र सरकार इस मामले में अभी तक औपचारिक पक्षकार नहीं है, इसीलिए सॉलिसिटर जनरल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपीयर हुए थे। और तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वो बोलती हैं कि ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सन 93-94 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया था। रेफरेंस में बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की तफ्सीस करे कि यहां पर राम मंदिर था कि नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। अब अगर आज फिर आस्था की बात आ रही है तो आस्था की बात में तो यही आएगा कि वहां राम मंदिर त्रेता में थे कि नहीं, राम पैदा हुए कि नहीं हुए। मैं स्पष्ट तौर पे मानता हूं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है। केंद्र सरकार को इसके लिए कानून लाना पड़ेगा, कानून के बाद ही मंदिर बनेगा। केंद्र सरकार 5 साल में इसमें हीलावाली कर रही है और तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं आप। अनप्रेसिडेंटेड जी चारू प्रज्ञा जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। मुझे और लोगों से भी कुछ बात कर लेने दीजिए। विनोद बंसल काफी देर से हाथ उठा रहे हैं। विनोद जी।
मैं कह रहा हूं विनोद जी ने जो बात कही उसमें थोड़ा सा फैक्ट करेक्शन की आवश्यकता है। मैं कहता हूं देखिए जो डिवीजन ऑफ लैंड माननीय उच्च न्यायालय ने किया था वो आपको याद होगा आलोक जी, जब हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज का एक आउटराइट टिप्पणी ये थी कि जो चीज पक्षकारों ने मांगी नहीं तो आप दे कैसे सकते हैं। यानी डिवीजन ऑफ लैंड इज द ओनली प्लेस वेयर द करेक्शन इज रिक्वायर्ड इनटू द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो विनोद जी को मैं याद दिला दूं कि जो डिवीजन ऑफ लैंड है जिसकी आप बात कर रहे हैं, कभी इन्हें सुप्रीम कोर्ट कर नहीं सकता, उसको खारिज नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं कर सकता? जब मैं कहता हूं जब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का और निर्मोही अखाड़े का जो बात था सिरे से खारिजी कर दिया, तो फिर उसका क्लेम कहां बनता है, मुझे बताइए भाई साहब। और एक बात, दूसरी बात ये कि जब पक्षकारों ने कहा कभी ये जमीन का निपटारा करिए, इस करेक्शन को करने के बाद आगे मामला सुलझाइए, तो आप मुझे बताइए कि जो फैक्ट ऑन रिकॉर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिकॉर्ड पर हैं उनसे कोई झुटला कैसे सकता है? यानी मुकदमे का निर्णय रामलला के फेवर में ही आना है। यही कारण है कि ये मामले को बार बार लंबित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, अदरवाइज तो 2017 के डॉक्यूमेंट फाइल हुआ, आज तक इन्होंने पढ़ाई क्यों नहीं करी भाई? 8 हफ्ते का समय क्यों दिया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए था, मुझे लगता है कि इस पर एक जबरदस्त डांट लगाते हैं उनको कि आप इतने सीनियर एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखे हुए डॉक्यूमेंट का पढ़ते नहीं है, तो आपको आखिर एडिशनल टाइम क्यों दिया जाए आपको? ये डिलेइंग टैक्टिक्स है सारी की सारी। नहीं, ये बात आप बार बार देखिए, ये बात बहुत दिनों से कह रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का समय बर्बाद कर रहे हैं। जी महमूद पराचा जी, ये जो बात हो रही है कि डे टू डे हियरिंग की एप्लीकेशन क्यों नहीं लगती है, कोई भी पक्ष ये एप्लीकेशन क्यों नहीं लगा रहा है कि मामला जल्दी से जल्दी निपटाया जाए? और ये क्या बात है कि 2 साल से एप्लीकेशन की आवश्यकता क्या है? 2 साल से डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं और उनको पढ़ा नहीं गया। उसकी प्रायोरिटी का पता है ना जी, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। बंसल जी जो एग्जाम लगाते थे, कौन देर करा रहा है? अब इनका पक्ष तो एप्लीकेशन लगा रहा है कि ये नई एप्लीकेशन। हाँ विनोद जी, अब महमूद पराचा को सुन लें। मैं बंसल जी की बात पे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये तो चिल्ला के कह रहे थे 2019 के बाद, अब इन्हीं का पक्ष क्यों एप्लीकेशन लगा रहा है डिले कराने के लिए? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जहां पे गुप्ता जी ने बात खत्म की वहां से मैं शुरू करना चाहता हूं कि ये सेटल लॉ है हिंदुस्तान का हमारे के वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, और बाबरी मस्जिद वहां पर थी, इसमें दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसको मना नहीं कर सकता। हम सब ने देखी है उसको गिरते हुए। जब बाबरी मस्जिद वहां पे थी तो मस्जिद सिर्फ वक्फ लैंड पे होती है, वक्फ लैंड पे होती है, ये भी एस्टैब्लिश फैक्ट है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। आप बाबरी मस्जिद, आपको शायद सुनने में तकलीफ हो रही होगी लेकिन सुनिए, तो ये बीच में मत बोलिए, मेरे बीच में मैं कानूनी बात बता रहा हूं, इसमें मत पढ़िए। आपको वोट नहीं मिलने वाले इस बात के, इसलिए आपने छोड़ दिया। अरे वो चुनाव लड़ते भी नहीं है कि आप उनको वोट कहां मिलेंगे? विनोद जी चुनाव लड़ते भी नहीं। ये नोटों के चक्कर में रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद नहीं, छोड़ें आप ये व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए। तो ये मुझे बीच में ना टोके, ठीक है, आप बीच में ना टोके। ये ठीक, मेरे पास सब सबूत होते हैं, वही बात बोलता हूं मैं आपको। टेक्निकल बात बता रहा हूं सिर्फ कि जब अगर मस्जिद है तो वक्फ लैंड भी है वो, एंड वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। तो इसमें ये राइटिंग ऑन द वॉल है और इस बात को सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट मना कर चुकी है कि हम इस बात में नहीं जाएंगे 1993 में कि ये जन्मभूमि है या नहीं है, इस बात को सब जानते हैं। इसीलिए मध्यस्थता की बात आज भी अगर की जा रही है तो वो तब की जाएगी जबकि ये मानने को तैयार हो। मुस्लिम पक्ष ये कहना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई एक इदारा या एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा पक्षकार नहीं बन सकती इस इशू में। पर भी जो हमारे समझ से मुस्लिम पक्ष की ये बात है, पहले अपनी ये बात विड्रॉ करें कि वहां पर कोई मंदिर था और वो तोड़ के वहां बाबरी मस्जिद बनी थी, तब कोई बातचीत की बात शुरू हो सकती है, वरना बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कोर्ट फैसला करेगी इसमें, भारत का संविधान फैसला करेगा, और भारत का संविधान किसी भी हिंदू से, किसी भी मुसलमान से, किसी भी सिख से, किसी भी ईसाई से ऊपर है। कोई चीज नहीं है संविधान के सामने। हम इस बात को मानते हैं और हम भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि वो अपनी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मनवा सके। ठीक है, मैं दोनों लोगों की बात सुनना चाहता हूं, लेकिन विनोद जी एक क्विक कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं विराग गुप्ता के पास जाऊंगा, वो इसका जवाब देना। आलोक जी 1 मिनट। जी विनोद जी। हाँ आलोक जी, मैं कहता हूं 1993 का जो मामला था, जब अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में पूछा था कि आखिरकार ये मस्जिद थी कि नहीं थी यहाँ पर, या किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी क्या, तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रिवर्ट क्वेश्चन किया था कि आप ये प्रश्न क्यों पूछना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन सरकार ने एफिडेविट दाखिल करके कहा था कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि वहां पर किसी मंदिर को तोड़ करके ये मस्जिद बनाई गई थी तो हम संपूर्ण भूमि हिंदू समाज को सौंप देंगे। और ये बात 30 सितंबर 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट में प्रूव हो गई। तो अब ये अपने केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है
कि संपूर्ण भूमि हिंदू समाज को सौंपे, और ये मुस्लिम समुदाय का भी एक कमिटमेंट था। यहाँ अगर ऐसा होता है तो हम जमीन सौंप देंगे, अपना क्लेम विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आखिरकार ये इस बात से क्यों भाग रहे हैं? आपने नहीं, एक सेकंड विनोद जी, आपने क्या कहा, किस चीज का क्लेम आप विड्रॉ कर लेंगे? मैं साफ सुन नहीं पाया। अपने सुप्रीम कोर्ट में जी मैं बताता हूं, यूनियन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था 1993 में कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि वहां पर जो विवादित जो ढांचा है, उस ढांचे को किसी मंदिर को तोड़ करके बनाया गया था, तो हम ये संपूर्ण भूमि हिंदू समाज को सौंप देंगे। दिस इज रिटन डॉक्यूमेंट फाइल इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बावजूद भी उस कमिटमेंट को कोई सरकार कर नहीं पाई। तो लेकिन उस सरकार पे, लेकिन इस बात को कहा था, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो हम भी अपना क्लेम विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन दोनों में से कोई मुकर गए। तो दोनों ही पक्ष मुकर गए आप कह रहे हैं, लेकिन वो सरकार से आपने 4 साल में सवाल नहीं पूछा कि भाई चलिए पिछली सरकार वादा कर गई थी, आप उसी को पूरा कर दीजिए, इसमें तो आपको नया भी कुछ नहीं करना है। चुनाव के पास ही क्यों याद आता है? हमने कहा है बकायदा वो जमीन को सौंपना चाहिए हिंदू समाज को। विराग गुप्ता, आप महमूद पराचा के सवाल पर कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे, एक टेक्निकल पॉइंट है मेरे ख्याल से। जी। महमूद जी जो बात बोल रहे हैं उसके 3 पहलू हैं। जब वो बोलते हैं, हिंदू समाज को बोलते हैं कि आपने एक स्टैंड ले लिया है, तो मध्यस्थता की गुंजाइश कहाँ है? जब महमूद जी बोलते हैं कि वो वक्फ लैंड ऑलवेज ए वक्फ लैंड, तो इसका मतलब उन्होंने भी स्टैंड ले लिया है, तो इसका मतलब मध्यस्थता की गुंजाइश नहीं है। पर जो बात बोल रहे हैं वो तथ्यगत तौर पर और कानूनी तौर पर गलत है। पहले नंबर पर मस्जिदों के स्थानांतरण की बहुत सारे इंस्टेंसेज हैं। नंबर 2, वहां पर एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, वहां पर कभी भी बाद में नमाज नहीं होती थी। नंबर 3 इस्लामिक लॉ के हिसाब से अगर कोई मस्जिद, अगर कोई ढांचा मंदिर को तोड़ के बनाया गया है तो वो पाक ढांचा नहीं माना जाता है। इन तीनों कसौटी पर उसको मस्जिद कहना गलत है और उसके एवज में दूसरी जगह स्थानांतरित की जा सकती है। इसलिए, और वक्फ बोर्ड जो होता है उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में होता है। उत्तर प्रदेश अगर सरकार चाहे उस जमीन को अधिग्रहित कर सकती है। जहां तक विनोद जी बात बोल रहे हैं कि उसमें 93 में जो एफिडेविट फाइल किया गया था नरसिंहा राव सरकार ने, एग्जैक्टली यही बात मैं कई महीनों से बोल रहा हूं, जो हमने अपनी किताब में लिखा है कि सरकार एक एप्लीकेशन फाइल करे, बोले कि यहां पर मंदिर के प्रमाण मिले हैं, इसके आधार पर मुझे पार्टी बनाइए और यह जमीन मंदिर के लिए सौंप दीजिए। सरकार क्यों नहीं कर रही है, इस बात का जवाब न प्रज्ञा जी दे रहे हैं न विनोद जी दे रहे हैं। वो मामले को घुमा फिरा रहे हैं, स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे। जी, मौलाना साजिद रशीदी कुछ कहना चाह रहे हैं। मौलाना साहब। नहीं, मैंने साहब कहा है। मैं विराग सर मैं एक बात सर सुनिए जी, मैं एक शेर से अपनी बात को शुरू करता हूं। मैं सच कहूंगी और हार जाऊंगी, वो झूठ कहेगा और लाजवाब कर देगा। आप देखिए 1855 के अंदर, 1855 से लेकर 1857, उसके बाद में 1883 चबूतरे पर इनका सिर्फ दावा था। और चबूतरे की वहां पर जो उस वक्त के जो याचिकाकर्ता थे महेंद्र रघुवर दास जी, उन्होंने सिर्फ चबूतरे पर मंदिर निर्माण की इजाजत मांगी थी। ये मस्जिद जहां अब रामलला विराजमान है, ये कैसे राम जन्मभूमि हो गई? ये इनके झूठ के कारण इन लोगों ने 1949 में जो मूर्ति जबरदस्ती रखी, फिर इस मस्जिद को मंदिर बनाने का काम इन्होंने शुरू किया। मौलाना साहब सुन लो मेरे भाई, सुन लो मेरे भाई, आपको सच्चाई सुनने की आदत नहीं है क्या? आपको सच्चाई सुनने की आदत नहीं है क्या? बोलना चाहूंगी, अरे सच्चाई सुन लो ना, सच्चाई सुन लो मेरे भाई। मैं आ रहा हूं। देखिए, जो लोग अभी तक नहीं बोले हैं, एक बार उन पे आ जाएं, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत कम मौका मिला है। एक बार बात तो सुन लीजिए। हाँ, आप बात खत्म करें। जी मौलाना, आप बात पूरी कर लें। ये लोग देश के सामने सच्ची और अच्छी बात जाने नहीं देना चाहते। मुझे बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर ये सिद्ध हो जाता कि साहब ये मंदिर था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट उस जमीन को 3 जगह पर डिवाइड क्यों करता? जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो एएसआई की रिपोर्ट है वो सिर्फ इतना है कि हाँ मस्जिद के, अरे सुननी थी ना यार, क्या बीमारी है आपको बोलने की भाई? आप सुनते क्यों नहीं हो? आप बात खत्म करिए। एएसआई की रिपोर्ट में सिर्फ इतना कहा गया था कि मस्जिद के नीचे मंदिर के कुछ अवशेष मिले हैं। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप कहीं खुदाई कर लीजिए, कुछ ना कुछ चीज मिल जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर नहीं माना उसको। अगर मंदिर माना जाता तो मंदिर के हक में फैसला आता, उस जमीन को नहीं बांटा जाता। ये क्यों लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं? क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? चूंकि ये 1200 करोड़ चंदा कर चुके हैं,
विश्व हिंदू परिषद के लोग 1200 करोड़ का चंदा कर चुके हैं। नहीं, ये देखिए वो चंदा किसने कितना किया, हम लोग उस चंदे की कहानी अलग से करें। अगर किसी दिन करनी होगी कि हम इस पे मंदिर मस्जिद की इकोनॉमिक्स कैसे चल रही है उस पर अलग से बात कर लेंगे। रामकृपाल जी, ये जो बात आ रही है और बार बार आ रही है, और ये सुनकर भी ये टाइटल सूट है, ये आस्था का सवाल है। और अगर ये टाइटल सूट है तो, और अगर ये आस्था का सवाल है तो, इस जमीन को 3 टुकड़ों में बांटने का फैसला सोलोमन के न्याय की तरह नहीं था जिसमें बच्चे को 2 टुकड़ों में बांट के 2 माओं को सौंपने का ऐलान कर दिया गया था। बिल्कुल आलोक जी, जो अभी तक यहाँ पे तर्क दिए जा रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा तर्क अदालतों में ऑलरेडी दिए गए हैं, 1000 बार हम उनको सुन चुके हैं। आज का सवाल उन चीज़ों को दोहराना नहीं है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनाए गए और तमाम अकादमिक बहसों में होते हैं। दोनों पक्षों का आप 20 बार सुन चुके हैं। आपने एक बात जो कही थी आलोक जी, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है इसलिए हम यहाँ बहस कर रहे हैं कि आगे क्या होना चाहिए। ईमानदारी की बात, 1991 में आलोक जी आप गए थे, आपको पता है कि क्या रणनीति अपनाई गई थी और किस तरह से सब कुछ सारी चीज़ें हुई जो आपने भी कहा। मैं एक बात, आज 28 साल 27 साल हो गए हैं, एक बात तो ये तय है, 1990 से देख लीजिए कि अगर सरकार इसमें जो भी सरकार रही हैं पहले की, कभी कुछ पक्ष में आती हैं, अगर अदालतें इसको टालती जाएंगी, कई बार ये होता है कि आप भले अप्रिय हो, कितना भी अप्रिय लगे किसी को, वो बहुसंख्यक को अप्रिय लगे, अल्पसंख्यक को अप्रिय लगे, कुछ भी हो, लेकिन संविधान की व्याख्या का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है और इसलिए किसी भी विवाद में उसका फैसला आना ही चाहिए। एक उससे कम जो भी एग्जीक्यूटिव होगी और लेजिस्लेचर होता है उसको एक कानूनी बल मिलता है। बाकी देखिए, देश चलेगा, ये देश संविधान से चलता है, फैसला देना चाहिए, वरना क्या होगा। आपने देखा है 90 और 92 में क्या हुआ, जब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी पीछे हो जाते हैं तो भीड़ फैसला करती है। ये मैं एक ही बात कहता हूँ कि ये संस्थाएं निर्भीक होकर के आएँ, ये अंजाम से न डरें कि इसको मानेगा कि नहीं मानेगा। बहुत सारी चीज़ें शुरू में नहीं मानी जाती हैं, लेकिन अगर उनके कानूनी पक्ष उनका है, उनके कानूनी तौर पर उसमें एक वैधता मिली हुई है, आने वाली, मैं समझता हूँ भारत की बहुसंख्यक जनता आज भी अदालत पर भरोसा करती है। उसे शुरू में अप्रिय लग सकता है, चाहे कितना भी किसी का हो, लेकिन अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज़ की तुलना में ये जो तमाम एकेडमिक बहस और अब उसके फार अगेंस्ट करते हैं, इसकी तुलना में अदालत की स्वीकार्यता हमेशा ज़्यादा रहेगी और अदालत को अपना काम करना चाहिए। फैसला चाहे 1853 का हो, त्रेता युग का हो, सवाल इस बात का आज विवाद है, आज उसका फैसला कौन करेगा इस देश में। भारतीय राष्ट्र राज्य की रक्षा के लिए अदालत को फैसला करना ही पड़ेगा, वो चाहे जितना टाइम ले ले। जी शरद प्रधान जी, ये फैसला अदालत की बातचीत से, विवाद से नहीं सुलझा तो फिर आगे क्या होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कारण है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे उतर आए कि एनफोर्स कराना है, जो भी आदेश उसका होता है, तो कोई मुश्किल नहीं होगा। इस पे जो राजनीति प्ले हो रही है सारी बंद हो जाएगी। और ये देखिए, अगर ये मध्यस्थता से होना होता तो बरसों पहले हो सकता था। कितना भी ठीक है कि वक्त बहुत चेंज हो गया है, लोगों का अप्रोच बदल गई है, बहुत से लोग कंसीड करने को राजी हैं, दूसरे लोग अड़े हुए हैं। ये सारी चीजें देखते हुए भी मध्यस्थता से हुआ अगर कोई फैसला होगा तो वो तमाम, क्योंकि सबसे पहली बात आएगी कौन मध्यस्थता करेगा। इतने सारे क्लेमेंट्स हैं जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, चाहे वो मुसलमान पक्ष के हों चाहे हिंदू के पक्ष के हों, वो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं उस मजहब का। तो वो उनके फैसला उनका कम्युनिटी मानेगी कि नहीं मानेगी, कौन रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, किसको होना चाहिए, ये बड़ा विवादित चीज है। इसलिए जब मामला इतने सालों तक कोर्ट्स में चलता रहा है तो क्या हर्ज है दोनों पक्षों को इसका इंतजार करने का कि सुप्रीम कोर्ट फैसला। और क्या आफत आ गई है कि साहब 8 हफ्ते में हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आ रहा है तो सब बड़ी, पिछले जो 7-8 महीने से तेजी दिखी है, वो एक पक्ष को लगता है कि चुनाव से पहले हो जाए, चुनाव से पहले हो जाए तो हमें कुछ बेनिफिट मिले। ये चीज बंद होनी चाहिए। अगर वाकई में आस्था है तो भैया चुनाव को छोड़िए, आस्था की बात करिए। और ये बात जो मिसलीडिंग है, बार बार कही जाती है
कि एएसआई की रिपोर्ट में ये कहीं नहीं है कि यहां पे राम मंदिर था। उसमें ये कहा गया है कि हाँ कुछ हिंदू अवशेष मिले हैं हिंदू किसी स्ट्रक्चर के, तो वो जरूरी नहीं है कि मंदिर के हों। ये बात मान लेना कि इसको लेकर के चलना कि नहीं साहब वो तो है इसलिए हमें दे दिया जाए, हम मानते हैं कि है, तो ये तो इस तरह से तो फैसले नहीं होंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से ही पॉसिबल है कि सब पे बाइंडिंग हो, ये इसका आदेश बाइंडिंग हो। पढ़ लो, सब ठीक पता लग जाएगा। आपसे ज्यादा पड़ी हुई है। नहीं आपसे ज्यादा पड़ी देखिए हुई है। विनोद बंसल जी, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्डिक्ट से रखे हुए हैं, लगने वाला है विनोद बंसल अगर उस वर्डिक्ट से सब कुछ हो जाता तो फिर ये मुकदमा उसके आगे क्यों चल रहा होता, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्डिक्ट को स्टे क्यों किया होता। एक सेकंड प्रज्ञा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले एक सवाल पूछूंगा महमूद पराचा से। महमूद पराचा साहब, बड़ा ये बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी इस मसले पे राजनीति करती है, चुनाव के नजदीक आके वो इसका फायदा उठाना चाहती है, लेकिन मेरा सवाल है क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाना चाहती है या भारत की पॉलिटिक्स में शामिल सभी पक्ष इस मसले को चुनाव के नजदीक गर्म करके इसका फायदा उठाना चाहते हैं? बिल्कुल सभी उसका फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, ये कहना अनुचित होगा कि सभी पक्ष, क्योंकि सारी पार्टियां, ज्यादातर पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कुछ छोटी जो पार्टीज हैं मुस्लिम पार्टीज जो कि भारतीय जनता पार्टी की को मदद करने के लिए ही काम अपनी पॉलिटिक्स कर रही हैं, उनके अलावा सब लोग, सब पॉलिटिकल पार्टीज इसमें एक ही बात कह रहे हैं कि ये फैसला सिर्फ कोर्ट और कोर्ट करेगा। तो ये कहना थोड़ा अनुचित होगा आलोक जी। दूसरा, मैं विराज साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा, वो बहुत ही आवश्यक है क्योंकि उन्होंने एक कानूनी मुद्दा उठाया है। तो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि हम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे। मैंने सिर्फ कानूनी मुद्दा उठाया है कि ये सेटल लॉ है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, और जो मस्जिद है वो वक्फ की लैंड होती है, कानूनी मुद्दा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसे भी ओवर रूल करेगी तो वो भी माना जाएगा, और हम माने या ना माने, मनवाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा, भारत के संविधान द्वारा। दूसरी बात जो इन्होंने गलत कही, जिसको मैं ठीक करना चाहूंगा, वो ये है कि सरकार जो है वक्फ की लैंड एक्वायर नहीं कर सकती किसी नॉन सेकुलर पर्पस के लिए। कोई पब्लिक पर्पस होगा, वक्फ एक्ट में सिर्फ उसकी इजाजत है, और वक्फ एक्ट पार्लियामेंट का एक्ट है। अगर कोई सेकुलर पर्पस होगा, पब्लिक पर्पस होगा, जैसे कोई पुल बनाना है उसके लिए, लेकिन एक धर्म की वक्फ की लैंड लेके किसी मंदिर को बनाने के लिए देने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है। वो भी सुप्रीम कोर्ट को कानून के बाहर, जो लेजिस्लेशन है, कानून है, उसके बाहर जाके सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होगा, और हम लोग क्या सर झुकाएंगे, और झुकाना पड़ेगा किसी भी पक्ष को, हम ये कहते हैं। जी, चारू प्रज्ञा। आलोक जी एक सेकंड। अच्छा विराट, इसका एक क्विक जवाब दे दीजिए, उसके बाद चारू प्रज्ञा के पास बोलना चाह रही थी। अच्छा बस एक मौलाना साहब और महमूद जी का और शरद जी की तीनों बातों का मिक्स एक लाइन में जवाब ये है कि जो गर्भगृह था जहां पर रामलला विराजमान है, गर्भगृह के मैं आ रहा हूं चारू जी, अवशेष मिले हैं, उनको मानते हुए ही वो जमीन जो सबसे मेन विवादित जमीन मानी जा रही है उसको रामलला के लिए दिया गया है। बाकी सारी जमीन में, क्योंकि बाबरी ढांचा तो वहीं पर था जहां पर रामलला विराजमान है, उसको हाईकोर्ट ने मान लिया है। जब हाईकोर्ट ने मान लिया है तो महमूद साहब उस हाईकोर्ट के फैसले को मान लें। हर चीज में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो नहीं आ सकता है। हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए वो ढांचा चूंकि खत्म हो गया, कहीं भी मान ले तो मैं समझता हूं समस्या का समाधान हो सकता है। हाईकोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ न्यायिक मामलों के लिए, संवैधानिक मामलों के लिए होता है। तो मैं मानता हूं कि वो बात हाईकोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। हाँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, और चारू प्रज्ञा आप मुझे लगता है कह रही हैं ये बात ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि हाईकोर्ट ने जो डिसाइड कर दिया है उस फैसले को देख के मेरे जैसे सामान्य आदमी को, जिसे कानून नहीं मालूम है, ये समझ में नहीं आता है कि वो फैसला कैसे लागू होगा, और अगर वो फैसला उस स्वरूप में लागू हो गया तो वो कितनी शांति लाने वाला है। मेरे हिसाब से तो वहां रोज की अशांति पैदा होगी। हाईकोर्ट का, अगर हाईकोर्ट का फैसला हर तरीके से सही होता तो सुप्रीम कोर्ट मूव नहीं करा गया होता, ये मैं भी मानती हूं। लेकिन हाईकोर्ट में भी ये प्रूव हुआ है और ये कहा गया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के स्टडी और रिपोर्ट के हिसाब से वहां पर कुछ हिंदू अवशेष पाए गए हैं। अब आप ऐसे बोलने को तो कुछ भी बोल दे, वो होना नहीं। ठीक है, देखिए चारू जी, बात कहाँ है, हम जो बात कर रहे थे, मैं आपसे, और मैं आपसे एक बार वापस ला रहा हूं आपको। वजह यह है कि अभी रामकृपाल जी ने जो बात कही कि हम सब ये बातें 50 बार कर चुके हैं, 50 बार सुन चुके हैं, अदालत में ये तर्क न जाने कितनी बार रखे जा चुके हैं। फिर अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नया पेंच सामने रखा है, कहा है कि बातचीत से सुलझा लो, प्रश्न यह है क्या बातचीत से सुलझाने की कोई गुंजाइश है, या ये सिर्फ टाइम पास होगा,
एक एक्टिविटी होगी, थिएटर हो सकता है, और उसके बाद फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। प्रश्न ये है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये डिलेइंग टैक्टिक है। हम पिछले इतने समय से देखते आ रहे हैं किस तरीके से इस मैटर को डिले करा जा रहा है। बोला जा रहा है इट इज़ नॉट ऑफ प्रेसिंग प्रायोरिटी, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। और मैं वापस इसको विपक्ष की तरफ ही इस सवाल को ले जाना चाहूँगी। जब आप एफिडेविट पे लिख के कह सकते हैं कि आप राम में विश्वास नहीं रखते, फिर आप कहते हैं 19 के बाद सुनवाई करिए, उसके बाद आप जाके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीचमेंट के डर से बोलते हैं कि आप अभी सुनवाई मत करिए, तो ये तो उस दिशा में ले जाने तो का ये डिले कर कौन रहा है? चारों जी, ये डिले कौन कर रहा है इस वक्त? लेकिन अब कम से कम फ्लो में हियरिंग चालू हुई है। को आप हीरो मानते हैं, वो कहते हैं मैं राम को भगवान नहीं मानता। तो इस वक्त डिले कौन कर रहा है? इस वक्त डिले किसकी तरफ से हो रहा है चारू प्रज्ञा? इसमें डिले मुझे लगता है कि ऑपोजिशन बार देखिए मेरा मानना तो ये है कि जहां यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष है उन्हीं को एक एफिडेविट लिख के दे देनी चाहिए और कह देना चाहिए कि आप बनाइए मंदिर भाई, इसमें नहीं ये तो फिर वो तो कंसीड कर गए, बात खत्म, फिर कहां बचा? फिर मुकदमा क्या और फैसला क्या? जिस दिन ये हो गया तो काम खत्म है। फिर मुकदमा क्यों और फैसला क्यों नहीं दे देता? बिल्कुल। तो अब जब एक तरफ आप मीडिएशन की बात कर रहे हैं तो ऐसे मुकदमा खत्म कर दीजिए। आपको लगता है नहीं साजिद रशीदी, ये दुबई में कोई भी रिजल्ट आना होता तो अब तक आ नहीं गया होता क्या? नहीं, ये जो मौलाना साजिद रशीदी, ये जो बात आप कह रहे हैं, देखिए मैं इस पे एक ऐतराज जताऊंगा। आपने कहा हमने आपको दुबई में मस्जिद दे दी, ये दुबई में मस्जिद दे दी और भारत में मंदिर दे, दुबई में मंदिर दे दिया। ये नहीं, ये कोई अच्छा उदाहरण नहीं है, मैं माफ कीजिएगा, बहुत मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, लेकिन दुबई में मंदिर दे दिया। आप दुनिया रशीदी साहब की बात नहीं कहूंगा, दुबई में हमारा कुछ लेना देना नहीं है, दुबई में अलग सरकार है। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए ये फिर कहानी कहीं और चली जाती है। हमारी सरकार नहीं है। आप दुबई में क्या हुआ, दुबई में किसने किसे दे दिया, इससे हम हिंदुस्तान में चीजों का फैसला नहीं कर सकते। दुबई की सरकार जाने, हमें क्या पता उसके बारे में। जी, यहाँ मैं फिर रामकृपाल जी आपके पास आना चाहता हूँ। ये कैसे तय होगा, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये यूं ही चलता रहेगा, ये इंतजार? कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं तो ये कहाँ से आ रही हैं? आलोक जी देखिए, अभी चुनाव का माहौल है, ये तो तय है कि ये अदालत में हाल फिलहाल में इस पर फैसला नहीं आना है, लेकिन ये तय है कि अगर इस पर कोई फैसला होगा तो अदालत के सिवाय दूसरा कोई नहीं सुना सकता। और अच्छी तरह आप भी जानते हैं, हम लोग भी सब जानते हैं कि जो जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, सारी चीज़ें, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर ये अपने को ये नहीं दिखाना चाहती है। ये तो है वोट मिल जाए, वोट के बाद कोई भी ये नहीं चाहता है कि इसका कोई इमीडिएटली इस पर कोई ऐसा स्टेप उठाया जाए जो कल से बिल्कुल वो हो। इसलिए जो 5 साल में मैं खुद मानता हूं कि जी अब समय नहीं बचा है, इसलिए अब मैं यहाँ पे मुझे आपको रोकना पड़ेगा। ये इसमें क्या है, हर आदमी थोड़ा घबरा रहा है। कोई भी फैसला करने से, कोई कार्रवाई करने से सब लगता है कि फायदा तो हो जाए, नुकसान ना होने पाए। नुकसान के डर से कोई कदम उठाने से लोग कतरा रहे हैं। जो सवाल हमने पब्लिक से पूछा कि क्या मध्यस्थता के जरिए इस विवाद का फैसला हो सकता है, 64% लोगों का जवाब है नहीं हो सकता है, 36% को उम्मीद है कि हो सकता है। लेकिन जितना इंतजार हो चुका है, जितना इंतजार अभी बाकी दिख रहा है, उसे देखते हुए खुमार बाराबंकी की 2 लाइनें हैं। अब इन हुदूद में लाया है इंतजार मुझे, वो आ भी जाएं तो आए ना एतबार मुझे। कुछ यही हाल है इस मुकदमे का और इसके फैसले के इंतजार का। आवाज़ अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और एक छोटा सा ब्रेक के बाद विपक्ष का सबूत वाला वार, मोदी का 56 इंच वाला प्रहार, अमीश देवगन के साथ देखिए टक्कर।